हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपको डेली शाम को 7 बजे एकदम धुआंधार क्लासें मिलती हैं और इस टाइम तो आप लोग देख ही रहे हैं कि 8000 क्वेश्चंस की सीरीज़ बिल्कुल से लगातार एकदम धुआंधार तरीके से चल रही है शाम को 7 बजे, जिसमें हम आपके 8000 क्वेश्चंस करवाते हैं। तो ये जो 7 बजे सीरीज चलती है इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ऐसे ही संडे को महा मैराथन चलती है तो महा मैराथन भी नहीं छोड़नी है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जितनी भी आज तक मैराथन हुई है उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, थ्योरी करवाई है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो आपके 8000 क्वेश्चंस चल रहे हैं उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो सब कुछ एक साथ पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहेंगे, सभी लोगों तक फटाफट से क्लास शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पूछा जा रहा है, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला। देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम छोटा कर देंगे तो आपके आंसर दिख जाएंगे, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आप ऐसे ही आंसर दे दीजिए। हमने बोल दिया है आपसे, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला, ये किसकी कृति है, ये पूछा जा रहा है। पहला है रविंद्रनाथ, दूसरा राम किंकर बैच। इन्हीं में बता दीजिए, इन्हीं में आंसर है इसका। हाँ, आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है राम किंकर बैच। क्या होगा आंसर? राम किंकर बैच हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसकी रिप्लाई की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो डिटेल है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध चित्र मुर्गी के साथ संथाल महिला, ये चित्र किसका है? तो ये राम किंकर बैच का चित्र है। और राम किंकर बैच के कुछ और चित्र कौन कौन से हैं? पहला, सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई, शीतकालीन मैदान, मेघाच्छादन, संध्या। और फिर दे रहा है, ये जो आपके प्रसिद्ध चित्र थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या है? घनवाद आधारित बैच के चित्र कौन कौन से हैं? तो ये हैं माँ बेटा, कृष्ण जन्म, ठीक है, याद रखना है। और देखिए नेक्स्ट लाइन दे रहा है कि बैज ने 1938 ईस्वी में शांति निकेतन के खुले आकाश में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, सीमेंट कंक्रीट से संथाल परिवार नामक मूर्ति का निर्माण किया था, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब आगे दे रहा है, बैज ने मेहनतकश किसानों का सजीव व यथार्थ चित्र किसमें दिखाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दोपहर की विश्रांति में श्रमिक। क्या है? दोपहर की विश्रांति में श्रमिक, इसमें इसको दिखाया गया है सही से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? बताइए। मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, मोटेरा। आंसर क्या होगा इसका सेकंड का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि सारे क्वेश्चंस अपने आप में एक अहम भूमिका निभाते हैं और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 125 में से 125 की तैयारी करवाई जाती है, तो डेली आपको शाम को 7 बजे जुड़ना है। चलिए आइए आंसर पे फटाफट से। हाँ, आंसर जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया है मोहनजोदड़ो, उसका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देखिए इसमें क्या दे रहा है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कला के अवशेष कहाँ से मिले हैं हमें? मोहनजोदड़ो से। और यह एक सर्वोत्कृष्ट कृति है जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 4 इंच है। और मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। और इसमें नर्तकी का त्वचा का रंग पूछ लिया जाता है कि नर्तकी के त्वचा का रंग कैसा है? तो ये सांवला है। और इस नर्तकी की मुद्रा व सजावट से इसे नर्तकी का रूप माना गया है। और इसके हाथ में चूड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति है, पुजारी की मूर्ति है, और 2 तवंगी, 2 नग्न मूर्ति के धड़ हैं, और शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ हैं, और दुशाला ओढ़े योगी हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो से इनमें से कोई एक मूर्ति दे देगा, नाम दे देगा, तो आपको बताना होगा कहाँ से मिले हैं हमें? मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। अब आगे
यहाँ से कुछ मूर्तियाँ जो मिली हैं उनको देख लीजिए। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये कहाँ से है? ये हड़प्पा से है। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे मोहनजोदड़ो के बारे में, यहाँ से हड़प्पा होता है। हड़प्पा से जो मिली है उनको समझिए। तांबे से बना इक्का, मुहरों पर एक श्रृंगी वृषभ, लाल पत्थर से बना पुरुष नर्तक, और फिर मातृ देवी की मूर्ति। तो ये बात हो गई आपके हड़प्पा की। ऊपर हमने पढ़ लिया मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी जो था आपको हमने अच्छे से बता दिया है। यहाँ की डिटेल नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, बार बार बोल रहे हैं, डिटेल नहीं छोड़नी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी, हम्पी। क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे। पूछा जा रहा है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर थी? महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी, हम्पी। क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे थर्ड का। हाँ, आंसर की बात करें, सभी लोग करिएगा आंसर। हाँ, आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है कांचीपुरम में। कहाँ पर है? कांचीपुरम में। अब इसकी रिप्लाई देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए कि क्या है। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची या फिर कांचीपुरम थी, जो पल्लव शासकों के समय प्रसिद्ध बंदरगाह तथा व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। पूछ लेगा पल्लव वंश के टाइम पे जो बंदरगाह था उसका नाम क्या है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। आगे, पल्लवों के शासनकाल में कूरम, पनमेल, महाबलीपुरम आदि स्थानों पर कला का संवर्धन हुआ और द्रविड़ शैली के प्रारंभिक मंदिर मद्रास के निकट महाबलीपुरम और कांचीपुरम में पाए गए हैं। ये भी याद रखना है, द्रविड़ शैली के, ठीक है। आगे है कांचीपुरम में द्रविड़ शैली के मंदिर कैलाशनाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित हैं और बैकुंठ पेरुमल मंदिर विष्णु को समर्पित है। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव स्थापत्य के सभी अंग विद्यमान हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ पर स्थित हैं? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तिब्बत में। क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ है? ये तो बहुत सिंपल है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ये अपने भारत में, वो भी कहाँ पर? गुजरात में है, सभी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी रिप्लाई देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा भारत में स्थित हैं और सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ में भचाई तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। और सिंधु सभ्यता का जो स्थल लोथल है, ये कौन सी नदी? भोगवा नदी के तट पर गुजरात में है, ठीक है, याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है सिंधु सभ्यता के भारत में स्थित स्थल जो हैं वो भी देख लीजिए। रंगपुर, रोपड़, कालीबंगन, आलमगीरपुर, सुरकोटदा, बनावली, राखीगढ़ी, दायमाबाद, देसलपुर। ये सब कहाँ के हैं? सिंधु सभ्यता के हैं, जो अपने भारत में हैं, ठीक है। बहुत पूछे जाते हैं, इनमें से नाम दे देगा और पूछ लेगा ये कहाँ पर स्थित है, तो आपके भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही दे रहा है सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान में स्थित स्थल कौन कौन से हैं, ये भी देख लीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, चहुंद्रो, ये सब कहाँ है? आपके पाकिस्तान में है। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना? हर चीज़ बहुत क्लियरली आपको बता रहे हैं। चलिए अब देखिए, दे रहा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल की कला जो है ये कब की है? पूछ लेगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल की कला का टाइम पीरियड तो याद रखना है 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की है, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उससे आपको क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दे रहा है नंदलाल के, अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको। दे रहा है नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए। बताइए। यथार्थवादी, के हैबर, पिकासो, अजंता भित्ति चित्र। क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसके चित्र देखने के बाद आए थे? आंसर याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अजंता भित्ति चित्र, ठीक है। समझते हैं आगे, इसकी रिप्लाई देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। अजंता भित्ति चित्रों को देखने के बाद मुख्य परिवर्तन नंदलाल बोस के जीवन में आया
और नंदलाल बोस ने अध्ययन काल में ही अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और 1910 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1910 ईस्वी में आंग्ल महिला लेडी हरिंघम के आमंत्रण पर बोस ने अजंता की प्रतिकृतियां तैयार की थी। कब? 1910 में, याद रखना है। आगे देखिए क्या दे रहा है। फिर दे रहा है 1939 ईस्वी में बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 1939 ईस्वी में बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में बोस ने गंगावतरण चित्र की रचना की, जिस पर अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना है। और नंदलाल बोस को तृतीय नयन दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने, मतलब नंदलाल बोस को जो तृतीय नयन दिया है वो किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने हेल्प की थी। ठीक है। और शांति निकेतन में कारु संघ की स्थापना किसने की है? नंदलाल बोस ने की है। किसकी? कारु संघ की स्थापना कहाँ पर? शांति निकेतन में। किसने? नंदलाल बोस ने की है। ठीक है, यहाँ से कुछ भी पूछ ले आपको पूरी डिटेल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। कौन सा? गया, विंध्याचल, केदारनाथ, कामाख्या। बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है? और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहे हैं? हाँ, बताएंगे क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है केदारनाथ। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, केदारनाथ। ठीक है, इसको समझ लीजिए। विंध्याचल तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। विंध्याचल तीर्थ कहाँ है? मिर्जापुर में। और गया कहाँ है? ये बिहार राज्य में है। और गया में बौद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर स्थित है, ये भी याद रखना है। और केदारनाथ तीर्थ स्थल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और कामाख्या तो सभी जानते हैं असम राज्य में है ना। आगे है भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्रेस्को, ग्वाश, टेम्परा, वॉश। क्या होगा सेवेंथ का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, ये है फ्रेस्को। ठीक है, क्या होगा इसको? फ्रेस्को हो जाएगा। अब इसको समझिए, इसकी डिटेल क्या दे रहा है। ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाने वाली चित्रकारी तकनीक को हम क्या कहते हैं? फ्रेस्को। और फ्रेस्को भित्ति चित्रकारी की विधि है। किसकी? भित्ति चित्रकारी की। और भित्ति चित्रकारी दो प्रचलित है। प्रचलित विधि कौन सी है? दो। पहली है फ्रेस्को ब्यूनो, दूसरी है फ्रेस्को सेस्को। अब इन दोनों के बारे में समझ लीजिए कि फ्रेस्को ब्यूनो क्या होती है। तो देखिए, फ्रेस्को ब्रूनो जो है ये विधि में चित्रकारी गीली भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना फ्रेस्को ब्यूनो होता है। कौन सी भित्ति में? गीली भित्ति होती है, ये चीज याद रखना है। ऐसे ही दूसरी है फ्रेस्को सेस्को। इसमें क्या है? फ्रेस्को सेस्को विधि में चित्रकारी सूखी भित्ति पर की जाती है और इसमें चावल की भूसी और गोंद सहित गाय के गोबर का प्रयोग होता है। उसमें प्राकृतिक रंग हो रहे थे, यहाँ पर चावल की भूसी और गोंद में। तो ये अंतर होता है आपका फ्रेस्को सेस्को और आपके फ्रेस्को ब्यूनो में। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपके सामने। नेक्स्ट है लीजिए आ गया। पियोरा डेला फ्रांसेस्का डैश का एक इटालियन चित्रकार था। बताइए, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, और जो चैनल पे नया हो, जिसको पता नहीं हो कि यहाँ क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को शेयर करनी है। ठीक है, हाँ, आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर की बात करते हैं अब डिटेल की। तो इटली का चित्रकार है पियोरो डेला फ्रांसेस्का। ये प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन चित्रकार था। और पुनर्जागरण कालीन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इटली था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमने ये डिटेल रखी है, नहीं हम सीधे क्वेश्चन करवा के ना निकल लेते आगे। ठीक है, हाँ, पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया किसने? ज्योतो ने जन्म दिया था। आगे, पुनर्जागरण कला का शिखर काल कौन सा है? 1506 से 1527 है। और मानवतावाद पुनरुत्थानवाद कला की कुंजी है, याद रखना है। ठीक है, तो 1506 से 27 है। आगे, सुहाग के नुपुर किसका उपन्यास है? बताएंगे। मुद्रा राक्षस, अमृतलाल नागर, यशपाल श्रीलाल शुक्ल। क्या होगा आंसर?
सभी लोग बताएंगे। इसका केवल इतना जान लीजिए, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर हैं जिन्होंने सुहाग के नुपुर को लिखा है। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अब इनका जीवन परिचय दिया है, इसको नहीं समझना है। जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे अपने एग्जाम में केवल उसको पढ़ना है हमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, उस जगह का नाम बताएं जहाँ भारत कला भवन स्थित है। जयपुर, बनारस, भोपाल, लखनऊ। क्या होगा आंसर? फटाफट से बताएंगे आंसर सभी लोग। सभी की रिप्लाई एकदम धुआंधार आनी चाहिए और बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं वैसे ही आंसर करिए। गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, वैसे गलत नहीं होने चाहिए सभी के। हाँ, आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी ये है बनारस। ठीक है, बनारस में भारत कला भवन है। भारत भवन पूछ देता तो आपका भोपाल हो जाता। ठीक है, अब देखिए इसकी रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत कला भवन वाराणसी में है और यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। ठीक है, और भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन है? राय कृष्ण दास थे। और यहाँ की चित्रवीथिका गैलरी में 12वीं से 20वीं शताब्दी के भारतीय लघु चित्र प्रदर्शित हैं। ठीक है, आगे इनके चित्र में ताड़पत्र, कागज, कपड़ा, काठ, हाथी दांत, इन सब का उपयोग किया गया है। और यदि भारतीय चित्रकला के विषय में कोई विद्वान या शोधकर्ता गहन अध्ययन करना चाहे तो यह निश्चित रूप से उनके लिए लाभप्रद संग्रहालय है। कौन सा? भारत कला भवन वाराणसी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से कौन है? कार्ल आंड्रे, पॉल क्ली, वासली कैंडेंस्की, विल्फ्रेडो लैम। क्या होगा 11th का? सभी लोग बताएंगे। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल आंड्रे। ठीक है, अब इसकी रिप्लाई देखिए। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार कौन है? कार्ल आंड्रे हैं। और जियोत्तो आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार था। लॉरेंजो बर्निनी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बरोक शैली का इटालियन चित्रकार था। ठीक है, और बर्निनी बरोक शैली का शिल्पकार चित्रकार ये दोनों था। फर्नांड लेजे घनवाद शैली के चित्रकार थे। निकोलस पुसिन कौन थे? ये ब्रिटिश दृश्य चित्रकार थे। इनको याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता है। थियोडोर रूसो कौन थे? ये बारविजा ग्रुप के चित्रकार थे। ठीक है, इस तरह से आपके ये चीज़ देख लिए। आगे चलते हैं। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? बताइए। चारों ऑप्शन है आपके सामने। अजंता की चित्रकला क्या दिखाती है? महाभारत, पंचतंत्र, रामायण, बौद्ध जातक, कहानियां। क्या होगा आंसर? आंसर डी दिया है जिसने, उसका सही है बौद्ध जातक कहानियां। ठीक है, आगे इसको देख लीजिए क्या दे रहा है। अजंता गुफा में बौद्ध जातक कहानियों का वर्णन चित्रण किया गया है और बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जीवन कथाओं का जातक कथाओं के अंतर्गत चित्रण हुआ है। ठीक है, आगे क्या दे रहा है। आंतरिक आलेखनों को छोड़कर अजंता बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है और अजंता के चित्रों में नारी लज्जा, ममता, वात्सल्य व विनय के प्रतीक स्वरूप चित्रण है। और बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा बोध गया बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया बिहार में जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ययाति चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? एम रामचंद्रन, ए रामचंद्रन, जय झरोटिया, अमृत पटेल। क्या होगा आंसर इसका आपका? बताइए। 13 फटाफट से आएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन बी होगा ए रामचंद्रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल देख लेते हैं। चलिए क्या दे रहा है। ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है ए रामचंद्रन से और ययाति विशाल भित्ति चित्र का आकार कैसा है? 60 फीट लंबा है और 7 फीट चौड़ा है। ठीक है, याद रखना है। और ययाति कृति में कुल 13 कांस्य मूर्तियां हैं। ययाति चित्र जो श्रृंखला है ये वेदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में इसको सुरक्षित किया गया। हर चीज़ इसके बारे में दी गई है, हर चीज़ को पढ़ना है, इसीलिए हम आराम आराम से करवा रहे हैं। भले ही आपके 20 क्वेश्चन हो लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे
ययाति कृति महाभारत से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रागिनी श्रृंखला पोखरण राजस्थान के परमाणु विस्फोट से आहत ए रामचंद्रन ने 1975 में रागिनी श्रृंखला को तैयार किया था और विशाल कैनवास पर, इसको याद रखना है, ठीक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या दे रहा है, चलिए, विशाल कैनवास पर 1972 ईस्वी में काली पूजा के चित्र तथा 1977 ईस्वी में कब्र खोदने वाले चित्र किसने बनाए हैं, ए रामचंद्रन ने बनाए हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए क्या होगा। डिटेल नहीं बताना है क्या आप लोगों को, बताइए डिटेल्स आपको बताई जाए कि ना बताई जाए, आप लोग आज कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर आगे से हम डिटेल नहीं बताएंगे, ऐसे ही जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर सर निकल लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या करना है पढ़ के। बताइए हड़प्पा सभ्यता किसके लिए फेमस है, पट्टचित्र, ईंटों का उपयोग, गुफाओं के चित्र, लघु चित्रकारी। क्या होगा आंसर, हाँ ऑप्शन डी ये है लघु चित्रकारी के लिए, ठीक है। अब देखिए इसकी जो रिप्लाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना पूरा पूरा बहुत हमें लग रहा है कि यहीं से बनेगा। ईंटों का उपयोग के लिए हड़प्पा सभ्यता बहुत प्रसिद्ध है और सिंधु सभ्यता से भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया और वक्राकार ईंटें चहुंदड़ों से प्राप्त हुई हैं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ से, चहुंदड़ों से। और कालीबंगन के फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। अलंकृत ईंटें कहाँ से, कालीबंगन से, ठीक है, याद रखना है। वक्राकार ईंटें कहाँ से, चहुंदड़ों से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दे रहा है हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। आगे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। आगे है फिर, दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे, ठीक है। दुर्ग में उच्च वर्ग और सामने जो ईंटे से बने थे वहाँ निम्न वर्ग। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने बात योग्य ये है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, याद रखना है, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। आगे, अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। क्या, अन्न भंडार। नेक्स्ट है फिर, जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान गृह और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए थे, ये याद रखना है, ठीक है। और कुछ स्थान जैसे लोथल, धौलावीरा से संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगल दीवारों का भागों में विभाजित थे। ये चीज याद रखनी है, लोथल और धौलावीरा, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है, तो यहाँ से आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं कि कहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने आपको बिल्कुल से A to Z पढ़ा रहे हैं, मतलब जो डिटेल है वो तो पढ़ा ही रहे हैं, क्वेश्चन तो पढ़ते ही हैं आप लोग, है ना, हर चीज़ आपको एक साथ दे रहे हैं। बताइए भीमबेटका गुफा के चित्र कौन है, बुद्ध जातक कहानियाँ, भगवान शिव, ये तो बता देंगे ना आप लोग तुरंत, बहुत बार पढ़ा है भीमबेटका। ऑप्शन सी होगा सांप्रदायिक सभा, ठीक है। आगे चलते हैं, सांप्रदायिक सभा का चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है और कुछ व्यक्तियों को समूह में बैठे दिखाया गया है इसमें। और भीमबेटका की 600 गुफाओं में से 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष मिलते हैं। भीमबेटका गुफा में चित्रण कौन कौन सा है देख लीजिए, आखेटक, कृषक, ग्वाले, शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी, घुड़सवार, इन सबको इसमें दिखाया गया है। किसमें, भीमबेटका गुफा में। अब आगे देखिए, इसकी खोज की बात हो जाए तो 1957-58 के लगभग ये श्रीधर वाकड़कर थे, इन्होंने इसकी खोज की थी और यह रायसेन जिले मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। पूछ लेगा कौन सा है, तो ये पाषाण युग से संबंधित है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है, ठीक है।
अब आगे देखिए, यह विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है तथा इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। थोड़ा सा भद्दा दिख रहा होगा लेकिन क्लियर, लेकिन सुन लीजिए आप लोग, ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा है इसको याद रखिएगा। भीमबेटका में 700 से अधिक शैलाश्रय हैं, जिसमें 400 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सुसज्जित हैं। ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा की एक छवियां हैं, बताइए। बादामी गुफा में संख्या नंबर 1 में फर्स्ट नंबर की गुफा में किसको दिखाया गया है, बताना है। क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से करेंगे आंसर सभी लोग। 16। हाँ, ऑप्शन ए, नटराज के रूप में भगवान शिव को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे अब इसको देखिए। उत्तरी कर्नाटक के बागलाकोट जिले के मालप्रभा नदी बेसिन में बादामी जगह स्थित है। कहाँ पर, कौन सी नदी, मालप्रभा, जिसकी स्थापना का काल 6वीं शताब्दी माना जाता है। चालुक्य वंश के कला संरक्षक राजा मंगलेश को इसका श्रेय दिया जाता है। और बादामी या वातापी में ब्राह्मण हिंदू जैन धर्म, ये याद रखना है, ब्राह्मण हिंदू जैन धर्म से संबंधित चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ शिव पार्वती, इंपॉर्टेंट है, शिव पार्वती, नटराज तथा इंद्र सभा का चित्रण दर्शनीय है। और वातापी कला में चित्र बनाने की प्रविधि बाघ अजंता से मिलती जुलती है। अजंता बाघ और बादामी की चित्रकलाएं उत्तर तथा दक्षिण की शास्त्रीय परंपरा का उत्तम प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, पूर्व में महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित था और नटराज के रूप में भगवान शिव का चित्र बादामी गुफा संख्या 1 में अंकित किया गया है। अब इसकी छवियां देख लीजिए। बादामी गुफा में अंकित कुछ छवियां हैं, जैसे सिंहासनारूढ़ राजरानी संगीत नृत्य का आनंद ले रहे, इंद्र सभा, आकाशधारी, विद्याधर, बिरहड़ी रमणी, शिव पार्वती, इनके सबके अनेक प्रसंग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितनी भी डिटेल्स आपको मिल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कहा जाए तो कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसकी पूरी जानकारी आपको एक साथ मिल रही है, और ये जानकारी एक साथ बहुत कम मिलती है, तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, किस राज्य में एलोरा गुफाएं हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी होगा, ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसकी रिप्लाई देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा गुफा औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में है और अजंता गुफा से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये पूछा जाता है। ठीक है, और एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के शासन में हुआ और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 756 से 773 ईस्वी के मध्य में करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यह भारत के तीनों प्राचीन धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध से जुड़ा है और यहाँ की गुफाओं में कैलाश, लंकेश्वर, इंद्र सभा और गणेश के चित्र दीवारों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे। एलोरा की चित्रकलाएं अजंता के शास्त्रीय मानदंड से भिन्न हैं, यानी इसमें कला कौशल के ह्रास के संकेत स्पष्ट देखने को मिलते हैं। आगे, एलोरा की चित्रकलाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाक्षणिक विशेषताएं हैं सिर को असाधारण रूप से मोड़ना, भुजाओं के कोणीय मोड़, गुप्त अंगों का अवतल मोड़, तीखी प्रक्षिप्त नाक और बड़े बड़े नेत्र। ये सब कहाँ की कलाओं का महत्वपूर्ण है, तो ये एलोरा की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलोरा की चित्रकला कैसी है, मध्यकालीन विशेषताओं का संकेत है और एलोरा की गुफा मंदिर में 32वीं गुफा, मतलब कि एलोरा की गुफा मंदिर में संख्या 32 में उड़ती हुई आकृतियों व बादलों का अंकन किया गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बादलों का अंकन किसमें है, तो 32 नंबर की गुफा में है। ऐसे ही आगे अब आता है एलोरा गुफा की 14 संख्या में कौन कौन सी मूर्तियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। तो रावणानुग्रह, अंधकार नरेश, फिर उमा महेश्वर, नवग्रह, लक्ष्मी और भूदेवी से वेष्टित विष्णु, गणेश सहित महिषासुरमर्दिनी दुर्गा, गज लक्ष्मी, गंगा यमुना की उल्लेखनीय मूर्तियां, ये सब कहाँ की हैं, एलोरा गुफा संख्या 14 की ही दिखाई गई हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है वैन चंपा ग्रू अप इन, मतलब इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार कौन हैं पूछे जा रहे हैं। केजी सुब्रमण्यम, सुदर्शन शेट्टी, माधवी पारेख, नीलिमा शेख। क्या होगा 18 नंबर का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है नीलिमा शेख। अब इसको समझ लीजिए। वैन चंपा ग्रू अप चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन हैं? तो नीलिमा शेख। और जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला गगनेंद्र नाथ द्वारा निर्मित है, ठीक है। और मेघदूत विषय पर आधारित चित्र श्रृंखला किसकी है? शैलेंद्र नाथ डे। जीवन स्मृति पर गगनेंद्र नाथ, मेघदूत पर शैलेंद्र नाथ डे। और आगे देखिए गीत गोविंद पर किसने? क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार ने, ठीक है। तो ये आपको 3 चीजें और याद रखनी है। आगे जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? अजंता गुफाओं से पहले की है, बाघ गुफाओं के बाद की है, अजंता गुफाओं के बाद की है, बुद्ध के बाद की है। क्या होगा आंसर? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। आंसर क्या होगा 19 का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए, अजंता गुफाओं से ये पहले की है, ठीक है। अब देखिए इसका रिप्लाई देख लीजिए। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि अजंता गुफा से पूर्व या पहले की है और जोगीमारा गुफा वैदिक कालीन एवं मौर्य कालीन गुफा मानी जाती है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। डॉक्टर ब्लाफ के अनुसार जोगीमारा गुफा के लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। विंसेंट स्मिथ ने जोगीमारा गुफा को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कहा है, ठीक है। और अजंता गुफा सातवाहन एवं गुप्तकालीन गुफा है। पुराणों के क्रम में भागवत पुराण 5वां स्थान है, पर लोकप्रियता की दृष्टि से यह सबसे अधिक फेमस है। वैष्णव 12 स्कंद, यहाँ से पूछा जाता है। वैष्णव 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों के इस पुराण को महापुराण मानते हैं, ठीक है। और यह भक्ति शाखा का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है और आचार्यों ने इसकी अनेक टीकाएं की हैं, ठीक है। और कृष्ण भक्ति का यह आगार है और साथ ही याद रखना है, उच्च दार्शनिक विचारों का भी इसमें प्रचुरता है। परवर्ती कृष्ण काव्य की आराध्या कौन है? राधा का उल्लेख भागवत में नहीं किया है, ये चीज दिमाग में रखना है। और इस पुराण का पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण है, ठीक है। आगे भागवत पुराण किसकी कहानी है? बुद्ध, जैन तीर्थंकर, कृष्ण, शिव। क्या होगा आंसर? फटाफट से बताएंगे आप लोग। 20 नंबर। आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है कृष्ण, ठीक है। इसको देख लीजिए। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की कहानी है और भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण विषय भक्ति है। विषय भक्ति क्या है? योग है। और जिसमें कृष्ण को सभी देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। और इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। और भागवत मतलब परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता कौन है? वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे कौन? अमृतलाल नागर, के.एस. कुलकर्णी, बलबीर सिंह कट्ट, जनक झनकार, नरझरी। क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे फटाफट से। सभी लोग करेंगे फटाफट से। और रात में 9 बजे क्लास होती है। रात में 9 बजे जो क्लास होती है इसमें भी सभी को जुड़ना है। इसमें हम आपका पाश्चात्य कला का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है के.एस. कुलकर्णी, ठीक है, चित्रकार। अब इसकी डिटेल समझ लीजिए। के.एस. कुलकर्णी एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और 1945 से 1955 के बीच में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना दिल्ली में इन्हीं ने की थी। किसने? के.एस. कुलकर्णी ने। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। के.एस. कुलकर्णी श्रेष्ठ भित्ति चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छापा चित्रकार भी थे, ठीक है। और कुलकर्णी 1972 से 1948 ईस्वी में इंपॉर्टेंट है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में
ललित कला संकाय के डीन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसलिए हम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। सभी को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आगे देखिए, दे रहा है इनका प्रमुख काम शांति निकेतन, हिंदी भवन, चीनी भवन, कला भवन पर बनाए गए हैं और 1947 के स्मारकीय भित्ति चित्र हैं। इनकी कला शैली पश्चिमी आधुनिक कला व प्राच्य परंपराओं की आध्यात्मिकता से अवशोषित मुहावरों का जटिल मिश्रण है। ये चीज याद रखना है, डीन रहे हैं, और ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? कैनवास, कला वार्ता, कला दीर्घा, समकालीन। 22 क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से, और सभी तक शेयर भी करते रहना है, और जितनी भी मैराथन होती हैं उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। याद रखना है, मैराथन बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। आगे बढ़ते हैं, आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर जो आपका है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है समकालीन, ठीक है। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? तो ये समकालीन। अब इसको समझ लीजिए। ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका ललित कला कंटेम्प्रेरी, ललित कला एशिएंट, समकालीन कला, ये सब हैं। किसके द्वारा प्रकाशित होती है? ललित कला अकादमी द्वारा। दूसरा है, दे रहा है ललित कला टेम्परेरी एवं ललित कला एशिएंट, ये दो ललित कला अकादमी की अंग्रेजी में प्रकाशित हुई पत्रिका हैं। कौन कौन सी? ललित कला टेम्परेरी और कौन सी है? ललित कला एशिएंट, ठीक है। अब समकालीन कला के बारे में देख लीजिए। दे रहा है समकालीन कला, ये ललित कला अकादमी की हिंदी भाषा में प्रकाशित पत्रिका है। कैसी है? हिंदी भाषा में। ऊपर हमने इंग्लिश की देखी। और ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? 5 अगस्त 1954 को। कहाँ? दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली में, गढ़ी, भुवनेश्वर में है। मतलब ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल से रटी होनी चाहिए, ठीक है। वैसे हमें पता है कि आप लोगों की तैयारी एकदम पक चुकी है, बिल्कुल से आप लोग पके पकाए आम हैं, बस चुसना बाकी है आपके एग्जाम में। तो बिल्कुल से धार देते रहिए, एकदम प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। डेली आपको टारगेट रखना है कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ें तो 100 क्वेश्चन तो डेली के करें ही करें। एक दिन में ना जाने, मतलब एक महीने में ना जाने कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, अगर एक दिन 100 क्वेश्चन करते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, हर चीज़ को धार देते रहिए। और यहाँ आपकी बिल्कुल से रिवीजन क्लास जैसी ही चल रही है, हर चीज़ आपको यहाँ थ्योरी भी मिल रही है, प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। चलिए, कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है? भूरा, बैगनी, नीला, नारंगी। बताइए क्या होगा आंसर? सभी जानते हैं भूरा रंग तो हमें कहीं दिखता ही नहीं है इंद्रधनुष में। आप लोगों की आंखें तेज हो तो दिख जाए, भगवान करे। चलो, इंद्रधनुष का रंग कैसा है? भूरा नहीं है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन से? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। और उसमें पूछ लेता है कि तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं, तो तटस्थ रंग पूछ लेता है, तो ग्रे, काला, सफेद, ठीक है। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर पूछे जाते हैं, तो ये हमने आपको याद कराया था। सिमे एब, तो सा से, सी से सियान हो गया, मी से मेजेंटा हो गया, ए से येलो, बा से ब्लैक, ठीक है। तो ये हो गए कलर प्रिंटिंग के। ऐसे ही आगे अब देखिए, न्यूटन के अनुसार प्रकाश की 7 रंगतें कौन कौन सी हैं? बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां कौन सी हैं? आदिनाथ जैन तीर्थंकर, विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं, बोधिसत्व पदम पाणी। क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे 24। सभी लोग करेंगे 24। संख्या 4 पूछी है, इसकी छवियां। आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या है? आदिनाथ जैन तीर्थंकर, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं आदिनाथ के बारे में कि जैन तीर्थंकर की छवियां बादामी के गुफा संख्या 4 में है, आदिनाथ की, ठीक है। और बादामी गुफा के अन्य पैनल पर खंडित चित्र बचे हुए हैं, उनमें आकाशधारी विद्याधर, विरहणी रमणी,
शिव पार्वती, इनके अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं। कौन सी गुफा? संख्या 4। ठीक है, ऐसे ही आगे दे रहा है, बादामी गुफाएं भारत की सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म का मिश्रण देखने को मिलता है। किस गुफाओं में? बादामी गुफाओं में। और बादामी गुफा में 4 भाग हैं जो कि 6वीं शताब्दी के बाद बनवाए गए। चारों भाग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली गुफा में हिंदू देवी देवता और शिव तांडव, नटराज की मूर्ति, ये सब हमें पहली गुफा में मिलती है। दूसरी गुफा में भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलती है। तीसरी गुफा में भगवान विष्णु और नक्काशी का कार्य देखने को मिलता है। ऐसे ही चौथी गुफा है धर्म की, मतलब जो जैन धर्म है इसके देवी देवताओं को समर्पित है। तो ये चारों जो गुफाएं थी आपकी, आपके सामने हैं, बता दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मांडू किसके लिए फेमस है? जैन चित्रकारी, बुद्ध लघु चित्र, बौद्ध भित्ति चित्र, इतिहास पूर्व गुफाएं। बताइए 25 क्या होगा आंसर? 25 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है इतिहास पूर्व गुफाएं। ठीक है, मांडू। अब देखिए, समझ लीजिए इसको। मांडू जो है ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बहादुर, जो बाज बहादुर हैं, इसके प्रेम का साक्षी है। क्या? मांडू। ठीक है, और यहाँ के खंडर और इमारतें हमें इतिहास के उस झरोखे के दर्शन कराते हैं जिसमें हम मांडू के शासकों की विशाल समृद्ध विरासत और शानो शौकत से रूबरू होते हैं। अतः यह इतिहास पूर्व गुफाओं के प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे। बिजूका चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? दीप्तिशा घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश वाजपेयी। 26 बताइए क्या होगा आंसर? बिजूका पूछा है। आंसर जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया है अवधेश वाजपेयी, उसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझ लेते हैं। जो बिजूका है ये चित्र श्रृंखला अवधेश वाजपेयी से संबंधित है। बनारस एवं शिमला शहर की चित्र श्रृंखला राम कुमार ने बनाई है। पूछा जाता है बनारस एवं शिमला शहर की चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो राम कुमार ने। ययाति को किसने बनाया है? ए रामचंद्रन ने बनाया है। रागनी को किसने बनाया है? ये भी ए रामचंद्रन ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितनी भी बताई जा रही है, सब पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, आगे दे रहा है गर्ल्स चाइल्ड वुमेन, इसको बनाया है अर्पिता सिंह ने। म्यूटेशन को किसने बनाया है? अंजलि इला मेनन। म्यूटेशन पूछे अंजलि इला मेनन, वुमेन गर्ल्स चाइल्ड वुमेन पूछे अर्पिता सिंह हो जाएगा। ऐसे ही आगे है ययाति पूछे ए रामचंद्रन, बनारस एवं शिमला शहर तो राम कुमार। ठीक है, भूलना नहीं है, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, आगे है केसीएस पणिक्कर किसके चित्रकार थे? बेंगलोर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोल मंडल कलाकार समूह, बड़ौदा समूह। क्या होगा? केसीएस पणिक्कर के बारे में पूछा जा रहा है। सभी लोग फटाफट से बताएंगे, एकदम धुआंधार तरीके से रिप्लाई करेंगे और सभी तक शेयर भी करते रहना है। ठीक है, बीच बीच में शेयर भी करते रहिए। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी चोल मंडल कलाकार समूह। ठीक है, अब आंसर की बात करते हैं इसके डिटेल की। तो 1966 में चोल मंडल कलाकार समूह की स्थापना किसने की थी? केसीएस पणिक्कर ने की थी। और 1944 ईस्वी में चेन्नई में, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है, 1944 में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन, जिसे हम इंग्लिश में पीपीए बोल सकते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना केसीएस पणिक्कर ने की थी। ये भी याद रखना है। आगे है मद्रास आर्ट मूवमेंट के पहले और प्रमुख कलाकार कौन थे? ये पणिक्कर थे। ये भी दिमाग में रखना। आगे है अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक क्या है? वाल्मीकि, सांवरी, नर्तक, सुजाता। 28 बताएंगे सभी लोग फटाफट से, क्या होगा आंसर 28 का? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर आ गया है ऑप्शन डी, ये है सुजाता। ठीक है, अवतार सिंह पंवार के चित्रों का शीर्षक क्या है? सुजाता है, याद रखना है। और यह है, और ये जो है ना, ये वाटर कलर से बनाई गई पेंटिंग है। अवतार सिंह पंवार के जन्म की बात की जाए तो 1959 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था। और अवतार सिंह पंवार मूलतः कैसे हैं? ये मूर्तिकार हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है,
अवतार सिंह पंवार कला शिक्षा जो है, अवतार सिंह पंवार कला शिक्षा ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से लिए थे। और अवतार सिंह पंवार, मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, सुधीर रंजन खास्तगीर के ये प्रमुख शिष्यों में से थे। ठीक है, कौन? अवतार सिंह पंवार, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है मुंबई में रेडियोलॉजिस्टिक का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। ए रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन, कृष्ण खन्ना। 29 बताएंगे सभी लोग फटाफट से। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये हैं सुधीर पटवर्धन। किसने? सुधीर पटवर्धन। अब देखिए, सुधीर पटवर्धन मुंबई में रेडियोलॉजिस्टिक का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार हैं। और इनका जन्म कब होता है? 1949 में। कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में होता है। और वर्ष 2005 के पश्चात इन्होंने पूरा समय अपना समकालीन चित्र कलाकार के रूप में काटा है। ठीक है, इनके सभी चित्र आम व्यक्ति के ऊपर केंद्रित होते हैं और इन्हीं आम व्यक्तियों की कहानी को यह मंच पर जीवित दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाघ गुफाएं कहाँ हैं? बहुत सिंपल सा है, बताओ कहाँ है बाघ गुफाएं? सभी जानते हैं, आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं और बाघ गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट हैं। ये भी याद रखना है, पहाड़ी पूछ ली जाती है। और नदी पूछ ले तो नर्मदा नदी की सहायक नदी बागमती, जिसे हम बाघनी बोलते हैं, इस नदी के पास है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। और स्थानीय लोग बाघ गुफाओं को पंच पांडु गुफाओं के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बाघ गुफा के बारे में थोड़ा सा डिटेल दी हुई है, इसको समझ लीजिए जल्दी से। बाघ गुफा की खोज 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने की थी और डेंजरफील्ड ने बाघ गुफा का विवरण एवं परिचय मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ, ये भी पूछ लिया जाता है, साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका के 2य अंक में छपवाया था। ठीक है, डेंजरफील्ड ने। आगे, बाघ गुफा का विस्तृत परिचय प्रकाश किया और डॉक्टर एम्फे ने बाघ गुफा के पास बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है, ये भी याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। पूछा जाएगा कि बाघ गुफा का विस्तृत परिचय प्रकाशित किसने किया है, तो ये डॉक्टर एम्फे ने। और बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर कौन सी गुफा के पास में है, तो ये बाघ के। आगे, हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? अमृता शेरगिल, माधवी पारेख, नलिनी मलानी, नसरीन मोहम्मदी। बताइए क्या होगा? 31। सभी लोग बताएंगे 31 का आंसर क्या होगा। आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए ये है अमृता शेरगिल। ठीक है, 1932 में बनता है। आगे चलते हैं। 1937 में चित्रित हंगेरियन जिप्सी गर्ल के चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल। और बालिका वधू, अछूत बालिका, ये सब अमृता के चित्र में गंगा की ताहिती कला का प्रभाव देखने को मिलता है। 1935 में अमृता के बनाए चित्र मदर इंडिया, हिलमैन, हिल वुमेन चित्र में भूख की त्रासदी अभिव्यक्त करते हैं। और अमृता के चित्र कौन से हैं? पर्वतीय पुरुष, पर्वतीय स्त्रियां, वधू का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, द स्टोरी ऑफ टेलर, हाथी का स्नान, ये सब मिलता है। ठीक है, आगे, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को किसने बनाया है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा, के.जी. सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख, अकबर पदमसी। 32 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे 32, फटाफट से करेंगे। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी, के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है, अब देखिए, लखनऊ के रविंद्रालय पर बना भित्ति चित्र द किंग ऑफ डार्क चैम्बर के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया और के.जी. सुब्रमण्यम टेराकोटा रिलीफ के लिए जाने जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और विख्यात म्यूरल है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जो कि 81 फीट लंबा है, 5 फीट ऊंचा है और 13,000 जो है 13,000 टेराकोटा टाइलों की मदद से इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लीजिए। के.जी. सुब्रमण्यम
जो है ना ये चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर हैं और लेखक थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इनकी मृत्यु 29 जून 2016 में बड़ौदा गुजरात में हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है श्याम बेनेगल कौन है? फिल्म निर्देशक, गायक, नर्तक, कवि। क्या होगा आंसर 33 का? फटाफट से करेंगे सभी लोग, बताएंगे। हाँ, तो देखिए श्याम बेनेगल कौन है? ये फिल्म निर्देशक हैं। श्याम बेनेगल फिल्म निर्देशक हैं और दुनिया के पहले फिल्म मेकर मतलब फिल्म निर्माता अगस्ट और ल्यूमर ब्रदर्स थे। ठीक है, याद रखना है फिल्म निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल हैं और दुनिया के पहले फिल्म निर्माता कौन थे? अगस्ट और ल्यूमरे ब्रदर्स थे। ठीक है, अब इसको समझिए। फिल्म अवतार के निर्देशक कौन है? जेम्स कैमरून है। ये भी पूछा जा सकता है। भारत का प्रथम सिनेमा थिएटर जो है ये कहाँ है? मदन थिएटर है, जो कि कहाँ पर है? ये आपके मुंबई में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? तैयब मेहता, राम किंकर बैज, सैयद हैदर रजा, यामिनी राय। 34 का बताएंगे सभी लोग फटाफट से। क्या होगा आंसर? कौन एक मूर्तिकार है? आंसर की बात की जाएगी तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है राम किंकर बैज। अब इनकी डिटेल देख लीजिए। राम किंकर बैज मूलतः कौन है? मूर्तिकार है और शांति निकेतन में इनको किंकरदा नाम से प्रसिद्ध माना गया है, मतलब ये किंकरदा के नाम से फेमस हैं। और इनका जन्म 20 मई 1910 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर के पास जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ था। और आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसको कहते हैं? राम किंकर बैज को कहते हैं। और राम किंकर के व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास है देखी नाई फिरे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि मुड़कर नहीं देखा। इसके लेखक कौन है? ये समरेश बसु हैं। कौन है? समरेश बसु। आगे द इनर आई किससे संबंधित है? सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, महेश भट्ट, राज कपूर। 35 का क्या होगा आंसर? बताएंगे फटाफट से सभी लोग। 35। चलिए आंसर होगा आपका ये है सत्यजीत रे के द्वारा। तो देखिए इसके बारे में समझ लीजिए अच्छे से। द इनर आई कला फिल्म निर्माता सत्यजीत रे से संबंधित है और सन 1957 ईस्वी में विनोद बिहारी मुखर्जी के नेत्रों की शल्य चिकित्सा हुई, जिसमें इनकी आंखें चली जाती हैं, ये अपनी ज्योति को खो देते हैं। और कला फिल्म निर्माता स्वर्गीय सत्यजीत रे ने विनोद बिहारी पर वृत्त चित्र इनर आई को बनाया था। ठीक है, फिल्म बनाई थी। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी, बिंदु। क्या होगा आंसर? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 36 सभी लोग बताएंगे आंसर और सभी तक शेयर भी करते रहना है क्लास को। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन बी ये है मदर टेरेसा। ठीक है, याद रखना है एम.एफ. हुसैन का। अब इसको देख लेते हैं। चलिए, कैनवास पर मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला 1980 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया और मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, इंपॉर्टेंट है। आगे एम.एफ. हुसैन की कुछ चित्र श्रृंखलाएं हैं, उनको देखते हैं। मोहनचंद करमचंद गांधी, ये भी याद रखना है। मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज, ये सब याद रखना है। ठीक है, और एम.एफ. हुसैन अपने घोड़ों के चित्रों के लिए फेमस हैं, इंपॉर्टेंट है। और एम.एफ. हुसैन समकालीन कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। क्या होगा 37 का? कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर हैं? सभी लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर 1 मिनट का टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर आप इस क्लास में जुड़ेंगे तो आपको 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जितने भी आपको पढ़ाए जाएंगे वो तो मिलेंगे ही, साथ में आपको जो डिटेल के माध्यम से क्वेश्चंस मिलेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन के नज़दीक ले जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल से निःशुल्क तैयारी हो रही है, एकदम फ्री में, और बिल्कुल इतने अच्छे से समझाया जा रहा है, इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि कोचिंग में भी शायद इतने अच्छे से क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते हैं जिस तरह से हम आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं,
है ना। तो बिल्कुल से यहाँ बिल्कुल फ्री में हो रही है, तो सभी को ले आया करिए आप लोग, ठीक है। सभी तक क्लास शेयर कर दिया करिए, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, यही आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं, पूरी गारंटी है। यहाँ पर जो तैयारी होती है वो ऐसी होती है कि 125 में से 124 क्वेश्चन आपके फंसाने की तैयारी हो रही है। और देखिएगा कहीं ना कहीं ये फंसेंगे भी, 124 क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट है वो पूरा होगा। हम नहीं बताएंगे कि हाँ पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये बात आप खुद आकर बताएंगे कि हाँ मैम 125 में से 124 हमें मिले कि नहीं मिले। 120 प्लस तो पूरी गारंटी है कि मिलेंगे, ठीक है। 120 तक तो पहुंच जाएंगे आराम से। बाकी 5 क्वेश्चंस जो थोड़ा सा मतलब टेढ़े मेढ़े टाइप के होते हैं, उनको भी कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए इसको बताते हैं आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो दे रहा है कन्हेरी गुफा थाना जिला महाराष्ट्र में स्थित है, और कन्हेरी प्रांगण में 100 से अधिक गुफाएं मिलती हैं, और कन्हेरी गुफा से ही अमोघ वर्ष फर्स्ट के शासनकाल का लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। और कन्हेरी गुफा किस धर्म से है रिलेटेड? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। पूछा जा सकता है, याद रखना है। इसका बताइए, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये किसकी चित्र श्रृंखला है? बताइए। जी.आर. संतोष, रणवीर सिंह बिष्ट, पारितोष सेन, लालू प्रसाद शॉ। क्या होगा आंसर 38 का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है रणवीर सिंह बिष्ट। क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इसको देखिए, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट की। और इनका जन्म होता है 1928 में गढ़वाल उत्तराखंड में, और बिष्ट ने 1970 में अति यथार्थवादी प्रवृत्ति से प्रभावित दृश्य चित्रण किया। ये पूछा जाता है, याद रखना है। और बिष्ट को उद्वेलित व आकर्षक करने वाले रंगों के प्रयोग के कारण क्या कहते हैं? रंगवादी के रूप में जाना जाता है। कौन? आर.एस. बिष्ट। नेक्स्ट है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले प्रधानाचार्य पूछे जा रहे हैं। बताइए। नैथेनियल हर्ड, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़, असित कुमार हलदार। क्या होगा? ऑप्शन ए कि ऑप्शन डी? बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट से करेंगे। 39। चलिए आंसर की बात करते हैं। आपने जिसने ऑप्शन डी दिया है उसका बिल्कुल सही है, असित कुमार हलदार थे, ठीक है। अब देखिए, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य 1925 में, ये भी याद रखना है, ठीक है। 1925 में असित कुमार हलदार नियुक्त हुए और 1945 तक पद पर कार्यरत रहे। ये भी याद रखना है कि 25 से लेकर 45 तक। और असित कुमार के समकालीन कौन थे? एल.एम. सेन और वी. सेन ने अपने अध्यापन काल में अनेक वर्षों तक लखनऊ कला परिदृश्य तथा कलाकारों को प्रभावित किया है, ठीक है। इनके समकालीन पूछे जाते हैं तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र कौन से हैं? हाथी, जंगली सांड, बाघ। बताइए 40 का क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए हाथी, जंगली सांड, बाघ, ये सब कुछ, ठीक है। आगे अब देखिए, पुरापाषाण काल के दौरान भीमबेटका गुफा में बने हैं कौन कौन से? हाथी, जंगली सांड, बाघ, इनके चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। और भीमबेटका गुफा में पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरन, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, मतलब कि केवल टोटल जानवर ही जानवर हैं। और जब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं, दूसरे स्तर पे, तो वहाँ पर मानव को भी जानवरों के साथ में दिखाया गया है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। आगे, वॉश चित्रों से संबंधित कौन है? बताइए क्या होगा? बद्रीनाथ, सुधीर खास्तगीर, बीरेश्वर सेन, मदन लाल नागर। क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे आंसर फटाफट से। चलो हाँ, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है बद्रीनाथ आर्य, ठीक है। तो वॉश चित्रों से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर्य। धार्मिक, पौराणिक, आख्यानों एवं सामाजिक विषयों पर वॉश चित्र अधिक मिलते हैं। और सांवरी, पी कहा, वी.एन. आर्य के लोकप्रिय चित्र हैं जो इलाहाबाद संग्रहालय और ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में संग्रहित हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज़ को
दिमाग में रखते हुए चलना है। पूछा जा रहा है राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक कौन थे? बशोहली स्कूल, पूंछ स्कूल, गुलेर स्कूल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर 42 का? राजा कृपाल पाल। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है बशोहली शैली। ठीक है, अब देखिए बशोहली स्कूल प्रमुख संरक्षक कौन है? राजा कृपाल पाल थे। और बसोहली वर्तमान में रावी की घाटी में एक छोटा सा नगर है, वहां पर है, जो वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ या फिर कठुआ नाम के जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और प्राचीन काल में बशोहली की राजधानी बल्लपुर या फिर बालौर थी, ये भी देख लीजिए। और बशोहली की यात्रा 1835 से 39 के बीच फ्रांस के यात्री विग्ने ने की थी और 1928 ईस्वी में अजीत घोष ने यहाँ की यात्रा की और 1930 में जेसी फ्रेंच ने की थी। और राजा कृपाल के शासन में रसमंजरी का चित्रण हुआ, जो बशोहली शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति मानी गई है। ठीक है, पाल के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। पाल के लघु चित्र पूछे हैं, बताइए। हाँ, आंसर जिसने ऑप्शन बी दिया है बौद्ध धर्म, उसका करेक्ट है। पाल शैली के लघु चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और भारत में लघु चित्रों की शुरुआत यथार्थवाद को व्यक्त करने के लिए पाल राजाओं द्वारा प्रारंभ की गई और भारत में पाल शासकों द्वारा लघु चित्रों का प्रारंभ बौद्ध पांडुलिपि प्रज्ञा पारमिता से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल पोथी चित्रों का समय कौन सा है? 8वीं शताब्दी से माना जाता है। और पाल शैली में पोथी चित्र एवं लघु चित्र किस पर बनते थे? ताड़पत्र कह दीजिए या फिर तालपत्र। और पाल शैली में चित्रित बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है। साधनमाला, प्रज्ञा पारमिता, पंचशिखा, करणदेव गुहा, गंधव्यूह, ये सब यहाँ के हैं। और पाल शासक महीपाल ने चैत्य, मूलगंधकुटी, धर्मराज का स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने? पाल शासकों ने। ठीक है, पाल शासक के महीपाल ने। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं रेखा रोडविटिया, जय झरोटिया, खास्तगीर, दिलीप दास गुप्ता। दिख नहीं रहा होगा, हमने बोल दिया है। पूछा जा रहा है बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार पूछे हैं। आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है दिलीप दास गुप्ता। ठीक है, आगे बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार दिलीप दास गुप्ता हैं और बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार राम कुमार हैं। ठीक है, याद रखना है। बनारस के कौन है? दिलीप दास गुप्ता। और वाराणसी के कौन है? राम कुमार। कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड एंड माउंटेन के कौन है? ये हैं जे स्वामीनाथन। और द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू, इसके कौन है? विवान सुंदरम। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में जाने कितनी चीजें आपको यहाँ मिल गई। आगे प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी, जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार कौन है? शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया, MF हुसैन। 45 का क्या होगा बताएंगे फटाफट से। आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है अतुल डोडिया। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र धातुई किवाड़ पर महालक्ष्मी चित्र अतुल डोडिया ने चित्रित किया और कागज पर वॉश लक्ष्मी चित्र छितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया है। और शिव और सती की यात्रा प्रसिद्ध चित्र शारदा चरण उकील ने बनाया। राम का विवाह प्रसिद्ध चित्र के वेंकटप्पा ने बनाया है। ठीक है, याद रखना है। और प्रसिद्ध चित्र है शिव की मुखाकृति, इसको BC सान्याल ने। और दुर्गा महिषासुर मर्दनी, इसको तैयब मेहता ने। गणेश जननी को किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है। बढ़े आगे, चलिए आगे है सफेद और काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। 46 का क्या होगा? सभी लोग करेंगे। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी, ये है नसरीन मोहम्मदी। अब देखिए, काले और सफ़ेद रंग से ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी के लिए नसरीन मोहम्मदी प्रसिद्ध हैं और काले रंग के चित्रकार जोगेन चौधरी हैं। कौन? काले रंग के। और कांटी कला फ्रांस की
चित्रांकन विधि है, ये भी पूछी जाती है, जिसमें लाल और काले रंग से चित्रांकन किया जाता है। किसमें? कांटी कला में। और ये है कहाँ की? फ्रांस की है। और काले रंग के प्रसिद्ध कौन है? तो वो जोगिंद्र चौधरी हैं। दे रहा है, जे स्वामीनाथन ने कहा है चित्र अंतराल का रंग ज्यामिति है। क्या कहा है स्वामीनाथन ने? चित्र अंतराल का रंग क्या है? ज्यामिति है। और कमल कृष्ण का प्रिय रंग कौन सा है? ये सफेद था। और श्वेत रंग से कमल कृष्ण ने तिब्बत के हिमाच्छादित विशाल पर्वत, झरने, नदियां, सूर्य की रंग बिरंगी किरणों को अपने चित्रों में स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसने छोड़ दिया सच में अमृत मिल रहा है घर पे। यहाँ पे अमृत पी लो ना, सच में सिलेक्शन मिलना बिल्कुल तय है, इतना याद रखिए। बताइए उस चित्रकार, भित्तिकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। बताइए 47 सभी लोग करेंगे। चलिए आंसर है ऑप्शन सी, ये है केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो केजी सुब्रमण्यम चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, छायाकार और प्रिंट मेकर लेखक भी थे। ठीक है, और शैली की विविधता, मौलिकता और सृजनात्मकता केजी की कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। और केजी को भित्ति चित्र तथा टेक्सटाइल में द्विआयामी डिजाइन बनाने के लिए अत्यधिक महारत हासिल थी। और केजी के प्रसिद्ध भित्ति चित्र कौन है? ज्योति लिमिटेड है, बड़ौदा, रविंद्रालय लखनऊ, भारतीय मंडप, न्यूयॉर्क विश्व मेले और ललित कला संकाय बड़ौदा, मेरे सपनों का भारत मंडप, गांधी दर्शन दिल्ली, ये सब हैं। ठीक है, आगे उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। बताएंगे? श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान, वज्रयान, कौन सा है? 48। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये है श्वेतांबर। ठीक है, अब देखिए इसको, श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं और हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से हैं संबंधित। पाल राजाओं की आस्था बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदाय में थी और पाल राजाओं के आश्रय में महायान देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। ये चित्र 1 या 2 इंच वर्गाकार होते थे। ठीक है, और पाल राजाओं का महायान, तंत्रयान, वज्रयान में आस्था थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर, इसलिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये नहीं कि डिटेल पढ़ा रही हैं तो नहीं पढ़ना है, समझे? थोड़ी सा सिलेक्शन से चाहे हो ना तो पढ़ लेना, नहीं तो बैठे रहना। पाल शैली में चित्रित पोथियां साधनमाला, गंधव्यूह, करणदेव गुह, पंचशिखा, महायान बौद्ध पोथियां, ये सब है। पंचशिखा क्या है? तो राजा जयपाल के 14वें राजरोहण वर्ष में चित्रित की गई है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इसको सुरक्षित किया गया है। ठीक है, नीलिमा शेख की कलाकृतियां किनसे प्रभावित हैं? थोड़ा सा देखने में इसमें मतलब भद्दा भद्दा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। पता नहीं कैसे क्या इसमें पीडीएफ बनाई गई है। आंसर क्या होगा 49 का? आंसर होगा, इसकी बात करें आंसर की, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी सही है। मुगल, जापानी, पाश्चात्य, ये सब सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया? वाकाटक, चालुक्यों, सातवाहन, गुप्त, क्या होगा? हाँ रहे, चलो। बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है चालुक्यों के द्वारा चित्रित किया गया है। ठीक है, तो कहाँ से हैं बताइए? लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद। करेंगे फटाफट से सभी लोग। 51। आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, ये है अहमदाबाद। अब देखिए इसकी रिप्लाई क्या है। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार हैं अमित अंबालाल, जो कि अहमदाबाद के हैं, और ये इनकी जो मतलब प्रसिद्ध कलाकार शैलोज मुखर्जी, ये कोलकाता से हैं। याद रखना है, अगर अमित अंबालाल पूछे तो अहमदाबाद, शैलोज मुखर्जी पूछे तो कोलकाता। ठीक है, शोभा सिंह के लिए पूछेगा तो ये गुरदासपुर पंजाब से हैं। ठीक है, ऐसे ही कनु देसाई के लिए पूछे तो ये गुजरात से हैं। रामचंद्र शुक्ल के लिए पूछे तो ये बस्ती उत्तर प्रदेश के हैं। वी प्रभा नागपुर के हैं। और बद्रीनाथ आर्य
ये पेशावर के हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है डिटेल में, तो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आगे। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? एस.एच. रजा, जे. स्वामीनाथन, तैयब मेहता, ए. रामचंद्र। बताइए 52 का क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे। आज तो बिल्कुल प्रॉपर्ली आवाज़ आ रही होगी, क्लियर एकदम, क्योंकि माइक हमने बिल्कुल से सटा के रखा हुआ है मुंह के पास कि आवाज़ यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं जाने पाए। हाँ, आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है जे. स्वामीनाथन। ठीक है, आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा भद्दा है लेकिन क्लियर देखिएगा, समझ में भी आ जाएगा। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के चित्रकार कौन? जे. स्वामीनाथन है, और जे. स्वामीनाथन काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करते थे। दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन हम बोल रहे हैं तो उसको सुन लीजिए। ठीक है, जे. स्वामीनाथन काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करते थे, जिसे स्वामीनाथन ने अंतरिक्ष की ज्यामिति कहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे है, जे. स्वामीनाथन ने प्रकृति से प्रतीकों का चयन करके आड़े तिरछे, कोमल पारदर्शी तथा विशाल आकार के पर्वतों का चित्रण किया था। ये भी आपको दिमाग में रखना है। और आगे दे रहा है, जे. स्वामीनाथन का जर्नी फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसको याद रखिएगा। जे. स्वामीनाथन का जर्नी फर्स्ट प्रमुख चित्र है, और जे. स्वामीनाथन पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने समसामयिक कला परिप्रेक्ष्य में आदिवासी और लोक कला को आधुनिक कला के समक्ष दर्जा दिलाया था। ठीक है, आगे। साथ ही उनकी कला में तांत्रिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। आगे सोमनाथ होर काहे से संबंधित थे? फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, फाइबर स्कल्पचर, ब्लू पॉटरी। क्या होगा 53 का? 53 पे करेंगे सभी लोग। चलिए, ऑप्शन बी दिया है जिसने, प्रिंट मेकिंग, उसका करेक्ट है। अब देखिए यहाँ समझिए, सोमनाथ होर ने प्रसिद्ध जो है ना, ये सोमनाथ होर सुप्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार के रूप में अपना सृजन प्रारंभ किया था, और होर ने भावाभिव्यक्ति की तमाल दुर्भिल के आसपास ही मानव अस्थिपंजरों और जख्मों को रेखांकनों के द्वारा अंकित किया था। किसकी बात हो रही है? सोमनाथ होर की। अब देखिए, सोमनाथ होर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में ग्राफिक विभागाध्यक्ष थे, और एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में और कला भवन शांति निकेतन में ये विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। ये लाइनें जो लिखी हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दे रहा है, सोमनाथ होर की कलाकृतियों में बंगाल के भयंकर अकाल, भारत पाक युद्ध, वियतनाम युद्ध में मानवता के विरुद्ध हुए अपराधों और वेदनाओं के स्पष्ट चित्रण देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बाघ गुफाओं की अवधि पूछी जा रही है। सातवाहन राजवंश, विजयनगर, चोल वंश, बुद्ध राजवंश। बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे। हाँ, आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है बुद्ध राजवंश। ठीक है, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले के पास विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर हैं, और इतिहासकार इन्हें 4वीं और 5वीं शताब्दी का निर्मित मानते हैं, और कुछ 7वीं सदी में भी। और इनकी खोज की बात कर लें तो किसने? डेंजरफील्ड ने 1818 में की थी, और 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद यहाँ बाघ निवास करने लगे, इसलिए यह बाघ गुफाएं कहलाने लगी। कौन सी गुफाएं? बाघ गुफाएं। और इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं, जिसमें से 1, 7 और 8, 9 ये नष्ट हो गई हैं, और गुफा संख्या 2 पांडव गुफा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। प्रवचन व श्रवण के उद्देश्य से ये बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ पर है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। हाँ, ये तो सभी जानते हैं, रायगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य का जनपद है,
और छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। रायगढ़ में स्थित गुफा कौन सी है? बौतालदा गुफा से हिरण, छिपकली, जंगली भैंसा और जंगली भैंसे का शिकार करते मानव आकृतियां, नाचते, युद्ध करते और पालतू पशुओं के सजीव चित्र यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये चित्र जो है ना, ये गेरू और रामरथ जैसे भूरे रंगों से बने हैं। और रायगढ़ क्षेत्र में प्राप्त गुफाएं कौन कौन सी हैं ये भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिए। कबरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर, बौतालदा, इनमें अनेक शैलाश्रय गुफाएं भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पता है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल जीरो से, कि मतलब अगर आपके सामने ए फॉर मतलब ए आ जाए तो ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर आम भी हो सकता है, ए फॉर और क्या हो सकता है, ए फॉर एन भी हो सकता है। मतलब हर चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से बता रहे हैं, पूरी हिस्ट्री सहित, तो अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध व्यक्तिवादी चित्र को किसके द्वारा चित्रित किया गया? बताएंगे सभी लोग, क्या होगा? एडवर्ड मुंच, मैक्स बैकमैन, ऑस्कार कोकोश्का, अगस्त मैके। क्या होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए एडवर्ड मुंच। आगे बढ़ते हैं। तो एडवर्ड मुंच ने द स्क्रीम मतलब चीख चित्र को चित्रित किया है, कभी कभी हिंदी में दे देता है, उसको भी याद रखना है। एडवर्ड मुंच ने द स्क्रीम चित्र 4 संस्करण में बनाए हैं और अभिव्यंजनावाद कला का जन्म जर्मनी में हुआ, ये भी याद रखना है। और प्रस्तुतिकरण अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन से जुड़ा है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार कौन थे? एडवर्ड मुंच थे। और अभिव्यंजनावादी प्रमुख कलाकार फर्डिनांड होल्डर और वान गॉग, एडवर्ड मुंच, जेम्स एंसॉर, कैंडेंस्की, कोकोश्का, ये सब आपके अभिव्यंजनावादी कलाकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बता रहा है कि समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों हेतु सबसे ज़्यादा कौन जाने माने कलाकार हैं? बताइए। रविंद्र रेड्डी, जामनी राय, भूपेन खक्कर, एस.एच. रजा। बताएंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर? 57। आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है भूपेन खक्कर। अब इनकी बात कर लेते हैं भूपेन खक्कर की, कि इनका जन्म कब होता है? 10 मार्च 1934 में। कहाँ पर? मुंबई में होता है। और भूपेन खक्कर समलैंगिक कलाकार थे। समलैंगिकता को कला का विषय भूपेन खक्कर ने बनाया था। और 1963 ईस्वी में बड़ौदा में भूपेन की भेंट अंग्रेज पॉप चित्रकार जिम डोनोवन से हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। सब कुछ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर है भारत में आधुनिक पॉप कला के जनक कौन हैं? तो ये भूपेन खक्कर हैं। हर चीज़ यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, इसलिए अच्छे से क्लास नहीं छोड़नी है। ठीक है, डेली क्लास लेनी है। यहाँ पर आपका थ्योरी भी रिवीजन होगा और क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएंगे कि कहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, भूपेन खक्कर के प्रमुख चित्र कौन से हैं? तुम सबको खुश नहीं रख सकते, यू कांट प्लीज ऑल, नियर रेड फोर्ट, जलेबी खाता हुआ आदमी, गुरु जयंती उत्सव और ट्रक श्रृंखला, दुर्जनों की गैलरी, ये सब किसके हैं? तो ये भूपेन खक्कर के। ठीक है, आगे है भीम, ये लीजिए, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ पर हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्धन की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में। बताएंगे क्या होगा आंसर? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है विंध्याचल की पहाड़ियों में। कहाँ पर? विंध्याचल की पहाड़ियों में। अब देखिए, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित हैं। और भीमबेटका गुफा को क्या कहते हैं? जू रॉक शेल्टर कहते हैं, याद रखना है। और भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्र मीसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल के हैं। भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग? गेरुआ रंग मिलता है। और भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर कैसे हैं? दीवार एवं छत पर बने हुए हैं।
ठीक है। आगे आगे दे रहा है, भारत माता के चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, गगनेंद्र नाथ टैगोर। बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर? भारत माता के पूछे हैं। चलिए, आंसर ऑप्शन बी ये है, अवनींद्रनाथ टैगोर। 1905 में बनता है ये वॉश पद्धति में कौन सा? भारत माता चित्र। बनाने वाले कौन है? अवनींद्रनाथ। और भारत माता चित्र में 4 हाथ बने हैं। एक हाथ में क्या है? सफ़ेद कपड़ा है, दूसरे हाथ में माला है, तीसरे हाथ में पुस्तक है और चौथे हाथ में गेहूं की बाली है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा कि चारों हाथ में क्या क्या चीज़ें लिए हुए हैं। ठीक है, 4 हाथ भी हैं, ये भी याद रखना है। आगे है, गुलाबी रंग में सर्वविवादित पेंटिंग नग्न भारत माता चित्र किसका है? एम.एफ. हुसैन। अगर भारत माता पूछता है तो अवनींद्रनाथ टैगोर, अगर नग्न भारत माता तो आपका एम.एफ. हुसैन। और समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ ने मुखौटों के माध्यम से उजागर किया है। आगे, अवनींद्रनाथ की कुटुम काटुम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुटुम काटुम की कृति जो है वो किससे बनी है? काष्ठ से निर्मित है, जिसमें हमें उल्लू दिखाया गया है और इसको संग्रहित किया गया है नई दिल्ली में। और बच्चों के लिए अवन ठाकुर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछा गया क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में कि बच्चों के लिए अवन ठाकुर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है आपको चीज़ें। उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। लाल, नारंगी, नीला, पीला। बताएंगे क्या होगा? यहाँ से देख लीजिएगा, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो आपको 125 में से पूरी हमें उम्मीद है कि 120 प्लस तो आपको 100% हमारी ही क्लास से मिल जाएंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मतलब हम करवाएंगे, अभी आगे हम करवा रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। अभी ये तो ठीक है, अभी आगे भी जो क्वेश्चन करवाएंगे बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो हमें पूरा लग रहा है कि 120 तक का जो मतलब वैसे तो 124 का टारगेट है हमारा, लेकिन 120 तक तो हमें पूरी उम्मीद है कि 120 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो 4-5 नंबर के होते हैं जो मतलब घुमा फिरा के दे देता है, उसको भी कवर करने की कोशिश की है। 5 में से 4 मतलब 24 नंबर तक। ठीक है, तो बस हम यही कहेंगे कि जो शुरू से जुड़ा है लास्ट तक जो 8000 तक पहुंचने वाला है, वो बिल्कुल से बीच में एक भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर आपने मिस की तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन ना फंसे, लेकिन जो डिटेल पढ़ाएंगे डिटेल से 100% पूछ लेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर हम डिटेल पढ़ा रहे हैं तो कहीं से भी कोई भी कोना नहीं छोड़ रहे हैं, हर चीज़ हम आपको यहीं पर दे रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हर चीज़ आपको यहीं पर मिल रही है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। नहीं, सब लोग कहेंगे कि मैम लेक्चर देने लगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, नीला। चलिए, दे रहा है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग नीला और हरा हैं, ये पूछे जाते हैं। और गर्म प्रभाव उत्पन्न करने वाले कौन से हैं? लाल, पीला, नारंगी। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, नीला, हरा है प्राथमिक रंग प्रकाश के। और पदार्थ के मूल रंग कौन से हैं? अरे देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रकाश जरूर देख लिया करिए। ठीक है, लाल, नीला, हरा। और पदार्थ अगर बोलेगा तो आपके नीला, पीला, लाल हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक रंग के कौन से हैं? रंग जो है हरा, बैगनी, नारंगी हैं। और तृतीयक श्रेणी के कौन से हैं? सिर्टन, रसैट, ऑलिव, ये सब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी है? बताइए क्या होगा? इसमें थोड़ा सा भद्दे हो गए हैं, लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी आपको मतलब भद्दा नहीं दिखे, बिल्कुल क्लियर दिखे। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है विनोद बिहारी मुखर्जी। अब देखिए, द प्रसिद्ध रचना द ट्री लवर वृक्ष प्रेमी के चित्रकार कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी। और विनोद बिहारी द्वारा चित्रित ट्री लवर चित्र में वृक्षों व पौधों की लाल व नीली उभरी हुई पत्तियां, आकृतियों के गहरे नीले केश, ठिगनी स्थूल पुरुषाकृति और उनकी मुद्रा चित्रण में विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करते हैं। और आगे,
विनोद बिहारी के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं देख लीजिए। गली में चलते फिरते, सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, बुद्ध, केश विन्यास, बाग में चहलकदमी और फिर नेपाली दृश्यांकन, ये सब इनके प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, आगे देखिए। विनोद बिहारी ने कास्ट एवं एचिंग में भी कार्य किया है, ये भी याद रखना है। और विनोद मुखर्जी की शैली कलात्मक लिपिक लेखन या अशुद्ध चित्रण पद्धति की भांति है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल छत 1505 से 12 में चित्रित किया था? दा विंची, ब्रूनलेसी, माइकल एंजेलो, रैम्ब्रांड। बताइए क्या होगा 62। आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है माइकल एंजेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं। 1505 से 1512 ईस्वी में विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन वेटिकन सिटी के सिस्टाइन चैपल की छत पर आदम की उत्पत्ति नामक फ्रेस्को भित्ति चित्र माइकल एंजेलो ने बनाया था। इम्पॉर्टेंट लाइन है। आगे है मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में ईसा का अंतिम भोज नामक फ्रेस्को सेस्को भित्ति चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। और सेंट पीटर्स गिरजाघर में 12 संतों की मूर्तियों माइकल एंजेलो ने बनाया। ठीक है, याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो ये माइकल एंजेलो। पूछा जा रहा है कालकाचार्य कथा, यह एक हस्तलिखित चित्र है। बताइए बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी वालों बिल्कुल करेक्ट हो, जैन। आगे, कालकाचार्य कथा ग्रंथ जैन धर्म से जैन धर्म में चित्रित की हुई है। और कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ और अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। सचित्र पुस्तक कालकाचार्य कथा में जैन धर्म के अनेक तीर्थंकरों को चित्रित किया गया है और जैन धर्म के तीर्थंकरों के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको याद रखिए। महावीर की आकृति में पीला रंग, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला रंग, नेमिनाथ की आकृति में काला रंग और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग हुआ है। इनको भूलना नहीं है। पार्श्वनाथ पीला, नेमिनाथ नीला, ऋषभनाथ काला और एक सेकेंड उल्टा बोल गए। महावीर में पीला है, पार्श्वनाथ में नीला है, नेमिनाथ में काला है और ऋषभनाथ में स्वर्णिम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है। पारितोष सेन, लालू प्रसाद शाह, GR संतोष, J राम पटेल। बताइए 64 का क्या होगा? आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? GR संतोष। ठीक है, अब देखिए इनको देख लेते हैं। GR संतोष का जन्म 1929 में श्रीनगर कश्मीर में होता है और GR संतोष तांत्रिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। NS बेंद्रे के निर्देशन में बड़ौदा में GR संतोष ने आकृति, मूलकता, आदमी और जिस्म इसका अध्ययन किया और GR संतोष के विषय कश्मीरी शैववाद से प्रभावित है। ठीक है, और 1960 में संतोष ने खड़ी एवं लेटी हुई अनावृत्ताओं के चित्र बनाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, पूछा जा रहा है नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना किसने की है? MF हुसैन, सुधीर पटवर्धन, गुलाम मोहम्मद शेख, कृष्णा रेड्डी। बताइए क्या होगा? आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है गुलाम मोहम्मद शेख। तो देखिए क्या दिया है। गुलाम मोहम्मद शेख ने नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया और गुलाम मोहम्मद शेख को साहित्यिक परंपरा,
खासकर सूफीवाद की शेख की गहरी समझ शेख को अपनी रचनाओं में दृश्यात्मक या चित्रात्मक दोहों की सृष्टि में सक्षम बनाती है। और गुलाम मोहम्मद शेख के प्रख्यात चित्र याद रखिए, बोलती सड़क जिसे हम स्पीकिंग स्ट्रीट बोलते हैं, और सड़क बिकाऊ है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जा रहा है उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का, लीजिए अब देखिएगा, जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। के.जी. सुब्रमण्यम, ए. रामचंद्रन, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम कुमार। बताएंगे सभी लोग। आंसर डी वालों सही है, ऑप्शन डी राम कुमार। अब देखिए इसके बारे में। राम कुमार ने अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति में भूमि, आसमान, भवन, आधुनिकता के संसार, कौतूहल, विस्मय, पीड़ा, निराश्रित शीर्षक लिए चित्रण किया है। और राम कुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार थे, ठीक है, याद रखना है। और राम कुमार के प्रसिद्ध चित्र अलविदा तेल चित्र है, ठीक है, अलविदा जो कि तेल चित्र में है, और अतीत, परिवार, दो बहनें लिथोग्राफी में है, मतलब ठीक है, ये ना याद कर लीजिए कि दो बहनें लिथोग्राफी, श्रद्धांजलि, नगर दृश्य, उड़ान, बसंत, धार, ये सब किसके चित्र हैं? राम कुमार के, ठीक है, याद रखना है। आगे बादामी गुफाएं कहाँ हैं बता दो। चलो सभी जानते हैं, टाइम नहीं लेंगे इसमें। ऑप्शन डी होगा, कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक के कौन से जिले में? बागलकोट जिले में है। और शिव विवाह से संबंधित बादामी गुफा में मिलते हैं इसमें, ठीक है। और बादामी गुफा शैव, वैष्णव, जैन धर्म से संबंधित है। बादामी की 4 गुफाओं में पहली गुफाओं में शैव धर्म से, और दूसरी और तीसरी किस में है? वैष्णव धर्म से, और चौथी है जैन धर्म से। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। और ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम भित्ति चित्र है वो बादामी गुफा से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? जली हुई सिएना, भारतीय लाल, जला हुआ भूरा रंग, भारतीय पीला। बताएंगे 68 का क्या होगा? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी ये है, भारतीय लाल से मिलता जुलता है। आगे चलते हैं। तो रेड ऑक्साइड भारतीय लाल रंग से मेल खाता है और तान के प्रयोग से ही द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी गुण उत्पन्न किया जाता है। लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अग्रगामी रंगत क्या होती है? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं उन्हें हम अग्रगामी रंग कहते हैं, ठीक है। और अग्रगामी रंग कौन सा है? ये आपका लाल रंग है। आगे है हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कौन है? बताइए सभी लोग। हम थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है नंदलाल बोस। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? नंदलाल बोस है। 1937 से 38 ईस्वी में नंदलाल बोस ने हरिपुरा पोस्टर बनाए थे। खूब पूछा जाता है, सभी लोग जानते हैं, है ना। बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है। हम जितना पढ़ा रहे हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की सज्जा में नंदलाल बोस ने योगदान दिया। इन्होंने ग्राम्य जीवन के अवलोकन का चित्रण भी किया है। और स्वाधीनता, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन किसने किया है? नंदलाल बोस के निर्देशन में हुआ है। और नंदलाल बोस द्वारा चित्रित डांडी कूच बोस के श्रेष्ठ चित्रों में गिना जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। आगे, अब्दुल रहमान चुगताई का संबंध कहाँ से है? बता दो। गलत नहीं करना है, हर चीज़ पढ़ाई हुई है और इतने बार चिल्ला चिल्ला के बताया गया है, फिर भी गलत करें ना तो सच में गंदी बात। ऑप्शन सी ये है, बंगाल शैली। अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार थे और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से कला गुरु अवनींद्र नाथ के सानिध्य में
कला शिक्षा लिए और चुगताई का जन्म 21 सितंबर 1897 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, और ये लाइन याद रखिएगा कि दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसको माना जाता है? चुगताई को। और चुगताई ने अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन मतलब सुलेखी रेखा का उपयोग किया है। ठीक है, और चुगताई के चित्रों पर मुगल लघु चित्रकला, इस्लामिक ईरानी कला का प्रभाव है। और अनारकली नाटक हेतु पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग चुगताई ने बनाई थी। किसने? चुगताई ने। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? बताइए, क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है सुधीर पटवर्धन। ठीक है, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्रण सुधीर पटवर्धन ने किया है। और सुधीर पटवर्धन पेशे से एक कौन थे? रेडियोलॉजिस्ट थे। यह लंबे समय से मुंबई के पास ठाणे में रहते हुए अपनी कला में आम लोगों और उनकी जगहों को पेंट कर रहे हैं। और सुधीर की दुनिया मुंबई की रेलगाड़ियाँ, सस्ते रेस्टोरेंट और नुक्कड़ नाटकों की दुनिया है। नीली और ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, नीली औरत पीले में अकबर पदमसी का प्रमुख चित्र है, ये याद रखना है। और नीली साड़ी जोगिन चौधरी का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, अजंता गुफाओं जो गुफाएं हैं किसके पास हैं? बताइए, बहुत सिंपल है, इसमें टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए औरंगाबाद। अजंता गुफाएं 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला से, याद रखना है। और ये वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का उत्तम संगम है। आगे, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। कौन है? एक नज़र के, अरे चलो, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है विनोद बिहारी मुखर्जी। अब इनको देख लीजिए, अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा विनोद बिहारी मुखर्जी ने। 1957 ईस्वी में विनोद बिहारी के नेत्रों की शल्य चिकित्सा हुई, जिसमें मुखर्जी अपने नेत्रों की ज्योति खो बैठे। और विनोद बिहारी बाल्यकाल से नेत्र रोग से पीड़ित रहे, किंतु अपने आत्मविश्वास से ही मुखर्जी ने विद्याध्ययन और कला उपासना पूर्ण करी। और मुखर्जी को शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, नंदलाल बोस के चित्रों ने इनके चित्रों ने एवं उनकी चित्रण प्रणाली ने प्रभावित किया था। ठीक है, और विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्रों में ख्याति अर्जित की थी। पूछा जा रहा है जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन क्या है? वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, विरोधों में एकता थी, सुपरमैटिज्म से प्रभावित थे। क्या होगा आंसर? चलिए आंसर कर लेते हैं। ऑप्शन डी, ये सुपरमैटिज्म से प्रभावित थे। जी आर संतोष सुपरमैटिज्म से प्रभावित नहीं थे। जी आर संतोष के चित्रों के बारे में सही कथन क्या है? वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त और प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, और विरोधों में एकता थी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया है? बुद्ध काल, राष्ट्रकूट, विजयनगर, चोल काल। 2375। ऑप्शन बी राष्ट्रकूट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इसमें क्या है, एलोरा गुफा कला का विकास राष्ट्रकूट साम्राज्य और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया, और शिव को समर्पित कैलाश मंदिर शैल कर्तन शैली का अत्यंतम उदाहरण है। और एलोरा गुफा के भित्तियों एवं अन्य भागों पर प्रभुत संख्या में विशाल आकार वाली मूर्तियां उकेरी गई हैं। एलोरा गुफा की प्रक्रिया में सबसे पहले मंदिर का शीर्ष भाग निर्मित किया गया और नीचे वाला भाग बाद में किया गया था। आगे है, कैलाश मंदिर एक आयताकार प्रांगण में अत्यंत ऊंची कुर्सी मतलब 25 फीट पर खड़ा है। एलोरा मंदिर के उच्चतम शिल्प का उदाहरण रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाए जाने का दृश्य है। ठीक है,
अब देखिए, आज हम केवल 75 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। 76 नंबर आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। 76 का नीचे का। तो क्लास कैसी लगी? देखिए, बहुत सच में इतनी गर्मी लगती है ना, ये अब क्या ही बताया जाए। कंटिन्यू बोलते रहो, इतनी गर्मी, पसीना आ जाता है। आइए जल्दी से बताइए कि क्लास कैसी लगी आपको। बहुत गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे, तो मतलब पानी भी नहीं बरस रहा है और बिल्कुल कंटिन्यू धूप निकल रही है। हम लोग सोच रहे थे घूमने जाने को, अब कहीं घूम ही नहीं पा रहे हैं इतनी भयंकर धूप की वजह से। चलिए क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। क्लास ऑफ करते हैं, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर वगैरह करते रहा करिए, ठीक है। हमें नहीं कहना कुछ भी, आप लोग करते रहा करिए खुद से। चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं। देखिए, कल वाले में थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम थी, लेकिन हमें नहीं पता था, हमने ध्यान नहीं दिया। आज की लेकिन हमने ध्यान दे दिया। अब हम आगे से ध्यान दिए रहेंगे माइक का। माइक पास में ही था, लेकिन थोड़ा सा दूर था हमसे। अपने पास रखने की हमें बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहा, और हम क्लास रिकॉर्ड करते रहे, लेकिन उसमें आवाज़ आ रही है प्रॉपरली। अगर आप हेडफोन या फिर ईयरफोन लगाए ना, तो आपको बिल्कुल आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी, अगर शांत माहौल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास ऑफ।